नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जो अभी अभी न्यूज़ में बना हुआ है। क्यों वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से और बाकी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से उड़ जाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि अगर कहीं पर भी आपने देखा होगा, अगर दो व्यक्ति हैं और वो शादी करना चाहते हैं और अगर परिवार उनके साथ नहीं है और स्पेशली अगर वो किसी अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो इसमें किस तरीके की समस्याएं आती हैं। और किसी याचिकाकर्ता ने अभी ये डाला है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि ये हमारे निजता का अधिकार का हनन है। जो हमारे आर्टिकल 21 में बात कही गई है कि किस तरीके से ये हमारे जो निजता का अधिकार है उसका ये हनन करता है। तो अब देखेंगे पूरे इस प्रावधान में कि जो विशेष अधिनियम है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, वो किस तरीके से निजता के अधिकार का हनन क्या वाकई करता है। क्या ये जो दलील दी गई है वो बिल्कुल सही है, या फिर इसमें ये अगर आप शादी कर रहे हैं और आप समाज के अगर एक हिस्से हैं तो इसमें आपको कुछ ना कुछ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कोर्ट को देनी होगी। अब इसमें पूरी प्रक्रिया होती क्या है? पूरी प्रक्रिया ये होती है कि जब कोई दो लोग, स्पेशली अगर वो किसी अलग अलग धर्म से बिलोंग कर रहे हैं और अगर वो शादी करना चाहते हैं, या वो भारतीय नागरिक तो हैं पर वो कहीं विदेश से आए हुए हैं, भारतीय नागरिक बन चुके हैं, अगर वो शादी करना चाहते हैं, तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जब वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपनी शादी के लिए और अपनी सारी जानकारी को जो साझा करेंगे, सारी से मतलब ये है कि उनकी जो निजी जानकारी है उसको अगर वो साझा करेंगे, उनका नाम, उनकी जन्म तिथि, सेक्शन 4 में जितनी चीजें डिफाइन करी गई हैं उन चीजों को अगर वो करते हैं, अपनी एज वगैरह सारा उसमें बताते हैं और उसके बाद वो जानकारी 30 दिन के भीतर जानकारी जो होती है रजिस्ट्रार को पब्लिश करनी होती है, वो साझा करेगा। तो अगर वो जानकारी पब्लिक की जाती है तो सबसे बड़ा एक पॉइंट ये उठता है यहाँ पर कि अगर वो जानकारी पब्लिक हो गई और वो, क्योंकि वो शादी इसलिए करना चाह रहे थे ताकि लोगों को ना पता चले और वो शादी के बंधन में बच जाएं, देन आफ्टर वो चीजों को डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन अगर वो पहले से पब्लिश हो गई तो जब विशेष धर्म के लोग अगर शादी करना चाहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो फिर वो कैसे उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाएंगे? क्योंकि उसमें कई बार देखा गया है कि थर्ड पार्टी के रूप में, अगर स्पेशली जैसे हम बात करें भारत में हिंदू और मुस्लिम को लेकर एक बहुत विवादित ये चीजें रहती हैं। तो अगर इस तरीके से लोग अगर शादी करना चाहेंगे या फिर कोई मुस्लिम है कोई क्रिश्चियन से शादी करना चाहेगा, तो अगर ये चीजें हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए वो फिर कैसे इसके लिए प्रावधान करेंगे? तो थर्ड पार्टी आके नेता, स्पेशली कोई बाहुबली नेता हो गए या फिर कोई और थर्ड पार्टी है जो इसको रोकने के का प्रयास करते हैं। और ये बात फिर डिपेंड करती है रजिस्ट्रार पे या फिर मैरिज ऑफिसर जो होता है वो किस तरीके से इसको लागू करे या फिर इसको आगे एग्जीक्यूट करे। तो इन चीजों को लेकर ही ये याचिकाकर्ता ने ये याचिका डाली है। अब अगर बात करते हैं, जैसे और भी अधिनियम है शादी को लेके जो सेम कम्युनिटी में है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और अगर हम बात करते हैं पारसी अधिनियम के बारे में तो 1936 और अगर क्रिश्चियन के बारे में बात करें 1872, तो ये जो एक्ट है इनमें ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि आपकी जानकारी साझा होगी। लेकिन अगर इसमें किया गया है तो उसके पीछे क्या कारण है और क्यों इस तरीके का काम किया गया है? देखिए, जब एक शादी की अगर बात आती है, जब शादी एक कम्युनिटी के थ्रू हो रही है, सपोज करिए एक हिंदू की शादी अगर एक हिंदू से हो रही और अगर लड़का और लड़की के पेरेंट्स अगर राजी है इस बात के लिए, तो पूरे समाज को एक साथ लाया जाता है और एक समाज के सामने उनका एक रिलेशनशिप बनती है। तो इन चीजों के लिए कहीं ना कहीं शादी को आगे एग्जीक्यूट करने के लिए एक सामाजिक प्रेशर रहता है और वो सामाजिक प्रेशर उन दोनों के रिश्ते के लिए भी काफी कई बार जरूरी हो जाता है। लेकिन यहां पर अगर बात आती है कि एक कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी के लोग जब शादी कर रहे हैं या अलग अलग धर्म के लोग अगर शादी कर रहे हैं, उस शादी के टाइम पर अगर लड़का और लड़की ही सिर्फ राजी हैं या फिर इसमें बहुत सारे प्रावधान है, लड़की को जबरदस्ती लाया गया है या फिर लड़के के साथ कोई जबरदस्ती की गई है, सेक्शन 4 में बहुत सारी चीजें डिफाइन करी गई हैं कि वो पूरी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई किया जाता है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब अगर, क्योंकि उसके टाइम पर जो गवाह भी होते हैं वो गवाह भी जरूरी नहीं कि आपके कोई फैमिली रिलेशनशिप के लोग ही, कोई भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर जो बात करी गई है इसमें यही कहा गया कि ऐसा प्रावधान इसमें क्यों किया गया। अब इसमें निजता के अधिकार का हनन इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी जानकारी वो साझा रजिस्ट्रार के थ्रू उसे साझा किया जा रहा है। यह एक बड़ा मुद्दा बनकर जिस याचिकाकर्ता ने याचिका डाली है, ये इसलिए यहाँ पर एक मुद्दा बन गया है।
क्योंकि एक्ट के तहत ये चीजें देखी जाती हैं, इस एक्ट के तहत, कि जो दो व्यक्ति हैं जो शादी करना चाह रहे हैं वो कितने लीगल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी उम्र कम हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका पति या पत्नी में से कोई अभी जीवित है, या फिर वो अभी शादी प्रेजेंट टाइम में कहीं और रिलेशनशिप में है। ये बहुत सारे प्रावधान है उसमें देखे जाते हैं। कहीं कोई लड़का लड़की पर किसी भी तरीके का कोई दबाव तो नहीं है, अपनी मानसिक स्थिति उनकी इस समय पर ठीक है कि नहीं है, बहुत सारे प्रावधान है इसके अंतर्गत देखे गए हैं। तो अगर निजता के अधिकार की बात की जा रही है, आर्टिकल अगर हम बात करें 21 की, तो आर्टिकल 21 में बहुत सारे प्रावधान है। आर्टिकल 21 को मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो आर्टिकल 21 में जितने भी अधिकार दिए गए हैं, ये इन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई डिसीजन देता है, लेकिन अगर कोई बात एक समाज के लिए, एक पूरे सामाजिक स्तर के लिए अगर ठीक है, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन ऑब्जेक्शन भी लगाए जाते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड चीजें की जाती हैं कि ये समाज के लिए चीजें ठीक नहीं है। अगर बात करें कि कानूनों को लेकर, ये कानून की वैधता 30 दिन की इसमें क्यों की गई, ये एक सोचने वाली बात है कि बाकी जो अधिनियम है उनमें नहीं की गई और इसमें की गई। तो इसमें इसीलिए की गई ताकि किसी भी तरीके के फ्रॉड से, किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो, उससे बचा जा सके। देखिए, एक बार मैरिज एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोसेस अलग है, लेकिन एक बार ये अगर पहले से ही चीजें ध्यान में, संज्ञान में रखी जाए, तो जाहिर सी बात है इस बात के कम चीजें बचती हैं कि शादी बाद में टूटे। देखिए, भारतीय समाज में शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज का हिस्सा है। शादी के लिए ये अधिनियम की अगर बात की जा रही है, अगर आप ऐसे ही सिर्फ रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो कोई भी आपसे पूछने नहीं जाता है, लेकिन जब आप एक समाज का हिस्सा बन रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजों को थोड़ा बहुत साझा करना पड़ेगा। अब वो अलग बात है, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस बात में अपना ध्यान दे रही है और अगर इस तरीके के काम कर रही है, बहुत सारे दल हैं, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर बहुत सारे दल इन चीजों के पीछे पड़ जाते हैं, या फिर समाज के उस वर्ग के लोग हैं जिनको उस चीज से कोई मतलब नहीं है, पुरानी रंजिश है उनकी, या वो इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करने देना चाहते हैं, तो उन चीजों के लिए प्रावधान होने चाहिए कि रजिस्ट्रार अपने विवेक से इन बातों पर निर्णय लेगा कि इन पर ऑब्जेक्शन जेन्युइन है या फिर बिल्कुल अनजेन्युइन है। अगर वो, क्योंकि बात सिर्फ यही आ रही है कि जो साझा की जा रही है जानकारी, वो जानकारी उस जिसने पिटीशन डाली है उसका ये कहना है कि अगर हम परिवार से हटके ही शादी करना चाह रहे थे, समाज को हम इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे थे, और उसके बाद अगर शादी से पहले ही इंफॉर्मेशन समाज तक पहुंच गई, तो फिर हमारे उस रिलेशनशिप का क्या मतलब रह गया, और क्या मेरी उस चीज का रह गया जो हम हटा के, मतलब गुप्त रूप से करना चाहते थे, शादी को सार्वजनिक नहीं करना चाह रहे थे उस टाइम तक। तो इन सारी चीजों के, लेकिन इसमें विशेष मुद्दा यही आता है कि विशेष वर्ग के लोग अक्सर कर शादी में अड़चने पैदा करते हैं। फैमिली वाले एक बार फिर भी नहीं करेंगे, लेकिन जो अड़चने पैदा होती अक्सर कर देखा गया है, जैसे कि आप पंचायतें वगैरह हैं, बहुत सारे हैं, ओनर किलिंग के तौर पर भी ये चीजें देखी गई हैं। तो अगर शादी एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद चीजें बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात है क्यों 30 दिन की वैधता इसमें रखी गई है, ताकि किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं, अगर उनको इस पर कोई ऑब्जेक्शन है या उनके परिवार वालों को ऑब्जेक्शन है, तो वो इस चीज को कर सकते हैं। अब अगर जो सिंपल मैरिज एक्ट की अगर हम बात करेंगे, उनमें देखा गया है कोई ना कोई एग्जीक्यूट कराता है शादी को। जैसे कि हिंदू धर्म में अगर हम बात करेंगे तो पंडित कराते हैं, और अगर हम बात करेंगे मुस्लिम में पुरोहित कराते हैं, क्रिश्चियन में भी जो होते हैं वो कराते हैं। तो वो पूछते हैं इन टाइम तक भी कि क्या ये मतलब शादी आपके लिए ठीक है या आप इससे ओके हैं। तो इस तरीके के प्रावधान होते हैं, और वो भी पूरी कम्युनिटी के सामने इन चीजों को बात पूछी जाती है या फिर इन्हें किया जाता है। तो अगर ये चीज देखी जाएगी कि भाई बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही मांगी जा रही हैं, जो आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके परिवार, आप किस परिवार से संबंध रखते हैं, आपकी एज क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को माना जा रहा है। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू इसमें ये है कि इन चीजों पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सार्वजनिक होने की बात अगर करी जाती है तो इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि सार्वजनिक होते समय ये चीज देखनी होगी रजिस्ट्रार को या जो मैरिज ऑफिसर होगा कि वो किन चीजों को एग्जीक्यूट करता है और किन चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करता है, किसके ऑब्जेक्शन को मानता है और किसके ऑब्जेक्शन को नहीं मानता है। कम्युनिटी में देखिए, जब सेम कम्युनिटी में शादी होती है तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही पब्लिक हो जाती हैं। कई चीजें जो वो हिडन भी करना चाहते हैं, छुपाना भी चाहते हैं, तो वो भी सामने आ जाती हैं। तो इसलिए कम्युनिटी में इस चीज की आवश्यकता नहीं देखी गई है।
और जैसा कि मैंने बताया कि शादी एक समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इन सारे प्रोसेस से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर जानकारी के आधार पर कोई तीसरा व्यक्ति इसमें परेशानी खड़ी करता है तो वो रजिस्ट्रार के ऊपर या मैरिज ऑफिसर है उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। संविधान का एक अधिकार है, संविधान में सभी को अधिकार है कि व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी के साथ भी शादी कर सकता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी के साथ भी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें कही गई हैं कि सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन कहीं पर समाज की दृष्टि को ज्यादा वरीयता दी जाती है। अगर किसी जो अधिकार है, किसी के एक अधिकार से या किसी व्यक्ति के अधिकार से अगर समाज के एक बड़े वर्ग को नुकसान पहुंच रहा है तो वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना अनिवार्य है, और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसी चीजें कर सकता है और कानून बनाकर ये चीजें की जाती हैं। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके द्वारा ये काम किए जाते हैं। तो शादी के लिए पारदर्शिता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। शादी किसी भी तरीके की हो, चाहे कम्युनिटी में हो, चाहे गैर कम्युनिटी में हो, चाहे एक धर्म में हो या दूसरे धर्म में हो, पारदर्शिता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ज्यादा रिश्ता मजबूत होगा। तो इसीलिए भारतीय समाज में इन चीजों को बहुत ज्यादा वरीयता दी गई है और शादी से पहले सारे प्रिकॉशन लिए जाने की कोशिश की जाती है कि ताकि कहीं ऐसा ना हो। कई बार ऐसा देखा गया और कई बार ऐसे केस देखे गए, अगर किसी व्यक्ति का डिवोर्स हो रहा है, इवन हो रहा है या हो चुका है, कई बार लड़के वाले स्पेशली छुपा ले जाते हैं बहुत सारी चीजों को। वो कहते हैं कि डिवोर्स हो चुका है, लेकिन बाद में जब शादी हो जाती है और पता चलता है कि डिवोर्स तो अभी कोर्ट में है। क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों के परिवार वाले स्पेशली ज्यादा इन बातों में टीका टिप्पणी नहीं करते हैं और ना ही इस चीजों को बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि किस हद तक लड़के वाले सही हैं और किस हद तक गलत हैं। हम कई बार देखते हैं, बहुत सारे एपिसोड्स में, बहुत सारी चीजों में हमने इन चीजों को देखा है कि किस तरीके से कई बार फ्रॉड शादियां भी हो जाती हैं। और शादी एक बार हो जाने के बाद जरूरी नहीं कि जो दूसरी कम्युनिटी है जिसने फ्रॉड किया है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी वाली कम्युनिटी की मानसिक स्थिति कितनी खराब हो जाती है या उसके साथ जिस तरीके का फ्रॉड हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों से बचने के लिए ही इस तरीके का प्रावधान किया गया है और विशेष अधिनियम इसीलिए बनाया गया, विशेष विवाह अधिनियम, ताकि एक कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी साथ जुड़ सके, साथ रह सके। लेकिन उद्देश्य सिर्फ यही है कि पारदर्शिता रहे। शादी में पारदर्शिता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस ये मुद्दा यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि अगर उस शादी को या जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो शादी करना चाहते हैं, उस पर अगर कोई थर्ड पर्सन जो उनसे किसी भी तरीके से बिलोंग नहीं करता है और उनकी वो उस चीज को तोड़ना चाहते हैं या उसमें वो इंटरप्ट करते हैं, तो ये बात ज्यादा ध्यान देने वाली होती है उस समय पर मैरिज ऑफिसर को कि वो किस तरीके के डिसीजन ले। क्योंकि अगर इस तरीके की अगर कोई वैलिड चीज है, हो सकता थर्ड पर्सन जिसने इंटरप्ट किया है और वो आके ये बताए कि इन दोनों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति गलत है या उसकी आयु कम है, वो कह रहा है कि 21 का है पर वो अभी 20 का ही है, या फिर लड़की की एज में भी सेम ऐसा ही हो सकता है, या फिर और भी कोई चीजें हैं कि वो पहले से किसी रिलेशनशिप में है। इन चीजों को अगर वैलिड तथ्यों के सामने, अगर रजिस्ट्रार के सामने रखा जाता है तो उस बात का बिल्कुल निर्णय उसे लेना चाहिए कि वो क्या सही डिसीजन होगा। क्योंकि एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए या एक शादी को आगे बढ़ाने के लिए विश्वास की नींव बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें करी गई हैं कि ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का धोखाधड़ी ना हो और उन चीजों से वो बच सके। इसमें एक और चीज है कि अगर ये अभी अलग अलग एक्ट है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए जिसमें सारे की सारे चीजों सभी के लिए एक ही जैसे प्रावधान हो और सारी चीजों को एक जैसा माना जाए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में पहले भी हम बहुत सारे केसेस देख चुके हैं, साहिबानू का केस हो गया, सरला केस हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनके बारे में सारी व्याख्याएं इन सब के बारे में की गई हैं। तो ये मेरा पूरा वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा पाया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। और प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।